नमस्कार, एमटी टॉक शो पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी। यह क्या होता है और कैसे यह लोगों को संक्रमित करता है तथा इससे कैसे बचाव करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विख्यात गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं टॉक शो पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार गार्गी जी, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके शो को कि आपने मुझे आमंत्रित किया, जिससे कि हेपेटाइटिस बी और सी के संबंध में मैं पब्लिक को जानकारी दे सकूं और उनकी भ्रांतियों को दूर कर सकूं। जी बताइए। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, ठीक है। सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि हेपेटाइटिस बी और सी है क्या, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस बी, बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस बी एंड सी। देखिए, हेपेटाइटिस मतलब होता है लिवर की सूजन। आप मोटे मोटे शब्दों में कहते हैं कि अगर लिवर में सूजन होती है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। अभी हेपेटाइटिस बहुत वजह से हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है वायरस इन्फेक्शन। ये कई तरह के वायरस होते हैं, इनका कन्वीनियंस के लिए नाम ए बी सी डी ई रख दिया गया है। मतलब ये मत समझिए कि बी क्यों है, सी क्यों है। ये केवल जिस हिसाब से वो उनकी खोज होती गई उनके क्रम में नाम रखते गए, ए बी सी डी। हेपेटाइटिस बी और सी एक दो तरह के वायरस हैं जो मेनली लिवर को अफेक्ट करते हैं, लिवर में बीमारी पैदा करते हैं, और इनकी इसलिए भी वो इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत से वायरस के जो लिवर की बीमारियां होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब कुछ समय बाद खत्म हो गई। लेकिन बी और सी कई बार परमानेंट लिवर डैमेज कर देते हैं, जिन्हें एंड स्टेज लिवर डिजीज जैसे सिरोसिस या लिवर सेल कैंसर कहते हैं। इसीलिए ये खतरनाक समझे जाते हैं और इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस भी है। तो बी और सी बेसिकली दो वायरस के नाम हैं जो लिवर को प्रभावित करते हैं। अब जहाँ तक इनका अंतर क्या है जी। अंतर लक्षणों में और उन सब में कोई बहुत अंतर, खास अंतर नहीं है। केवल ये वायरस है, एक डीएनए वायरस है, एक आरएनए वायरस है। माइक्रोबायोलॉजिकली दोनों अलग अलग हैं, वो अंतर हो सकता है, लेकिन लिवर को अफेक्ट करने का तरीका, लिवर में बीमारी करने का तरीके में कुछ थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। बट फॉर पब्लिक के लिए समझना है कि ये दोनों ही लिवर को प्रभावित करते हैं। दोनों ही लिवर में क्रॉनिक लिवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस या लिवर सेल कैंसर पैदा कर सकते हैं, और दोनों ही एक ही तरीके के रूप से फैलते हैं। इनके बस नाम अलग हैं, बी और सी, क्योंकि इनके जीनोम, इनका स्ट्रक्चर अलग है और कुछ नहीं। और सर, एक चिकित्सक कब समझता है कि मरीज हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, या फिर सिम्टम्स के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, केवल सिम्टम्स के आधार पर ये कहना कि ये बी है या सी है बहुत मुश्किल होता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं, दो लक्षण होते हैं। एक तो एक्यूट फेज में, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन हुआ जिसमें कि सी बहुत कम होता है, बी ही एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। उसमें से कोई भी, जैसे जॉन्डिस होती है, सर्दी हुई, बुखार हुआ, उल्टी हुई, और उसके बाद से आंखों में पीलापन आ गया, जॉन्डिस हो गई। जो कोई भी नॉर्मल जॉन्डिस जैसे कहते हैं वो होती है, वो ए से भी हो सकती है, ई से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है। वो लक्षण सेम है। आप अगर इस तरह के लक्षण आते हैं जो जॉन्डिस होती है, उसमें आप जांच करें, तभी आप बता सकते हैं कि बी है कि नहीं। बिना जांच के आप नहीं कह सकते कि बी है या ए है, या उसका कोई स्पेसिफिक लक्षण ऐसा नहीं है। अच्छा, और सर क्या ये किसी खास उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, या किन उम्र के लोगों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है? हेपेटाइटिस बी और सी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के में हो। लेकिन हेपेटाइटिस बी के साथ ही, जैसे कि बच्चों में जब होती है, बच्चों में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे दो चीज़ समझने की बात है, इन्फेक्शन और बीमारी। मुझको या किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उसको अभी तक बीमारी के लक्षण। बी और सी के साथ यही समस्या है कि कई बार ये सालों के दशकों तक शरीर में इन्फेक्शन रहता है, अंदर ही अंदर धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं होते। इसी व्यक्ति बड़ा लापरवाह रहता है, उसे कहता हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम क्यों जांच कराएं। जैसे मैंने कहा कि एक तो लक्षण होते हैं एक्यूट जॉन्डिस के, एक लक्षण होता है बिना लक्षण, मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि मरीज में कोई लक्षण नहीं है, स्वस्थ है, लेकिन बी और सी उसके अंदर है। और एक तीसरा ग्रुप होता है जिनमें कि क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस के लक्षण आ जाते हैं, और जो बहुत खतरनाक होते हैं। उसमें लक्षण होता है जॉन्डिस होना,
पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी होना, और ये एंड स्टेज लिवर डिजीज के लक्षण है। मतलब अगर एक बार लक्षण आ गए इसका मतलब लिवर परमानेंटली डैमेज हो गया। अब इसमें सिवाय ट्रांसप्लांट के और कुछ दवाइयों के और कोई हो पाना मुश्किल है, या लिवर कैंसर हो जाए। सर आज भारत में कितने लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो सकते हैं, क्या इसका कोई आंकड़ा है? नहीं, इसका आंकड़ा बिल्कुल है। हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है हेपेटाइटिस बी में 3 से 5% ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन, मतलब हेल्दी पॉपुलेशन हम और आपकी तरह जो सामान्य लोग घूम रहे हैं, अगर इनका रैंडमली चेक कराया जाए तो 3 से 5% तक हेल्दी पीपल में ये हेपेटाइटिस बी वायरस मिल जाएगा। तो आप अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से नोट कर लीजिए, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, उसको 3 से 5% निकाल लीजिए। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी लगभग 0.5 से लेके 1% तक ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ये नॉन फैक्टर, नॉन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। जनरल पॉपुलेशन में इस तरह के इतने लोग रहते हैं। और सर ये शरीर के किन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, और क्या इसमें सिर्फ ये नॉर्मल बुखार जैसा ही होता है, और ये इतना खतरनाक क्यों है? मैंने कहा कि मेनली ये लिवर को प्रभावित करता है, और ये बुखार नहीं है। मैंने कहा जैसे कई फेज होती है। पहला फेज जैसे हमने कहा कि एक्यूट हेपेटाइटिस वाला, उसमें हल्का बुखार, उल्टी आना और पीला, आंखों का पीलापन, जो उससे पीले से आमतौर पर जो आप पीलिया के लक्षण देखते हैं आपके पॉपुलेशन में होते हैं। किसी को बुखार हुआ, उल्टी हुई, पेट दर्द हुआ और 3-4-10 दिन बाद आंखों पीलापन आने लगा, जो एक्यूट हेपेटाइटिस है। एक लक्षण ग्रुप होता है जिसके कोई भी लक्षण नहीं होते, वायरस अंदर पड़ा है और आपको स्वस्थ है। और तीसरा लक्षण जो होते हैं जो सिरोसिस के हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी में एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण बहुत कम मिलते हैं। मेनली वो तो या तो स्वस्थ व्यक्ति में बिना लक्षण के पैदा रहता है, या फिर अंत में सिरोसिस या लिवर सेल कैंसर के रूप में प्रकट होता है। स्त्रियों में होने वाले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का तो टीका है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का टीका अब तक क्यों नहीं आया? देखिए, लिवर सेल कैंसर हेपेटाइटिस बी या सी से होता है, ठीक है। और भी कारण होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। आपने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए तो टीका है हमारे पास उसके बारे से बचाने के लिए, तो लिवर सेल कैंसर के लिए टीका क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है हमारे पास लिवर सेल कैंसर, बल्कि हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत पहले से आ चुका है, बहुत इफेक्टिव है। और हेपेटाइटिस बी के टीके को कहा यह जाता है कि कैंसर से बचाव का पहला टीका है, क्योंकि जब आपने हेपेटाइटिस बी को बचाव कर दिया तो उससे होने वाले कैंसर को बचाव कर दिया। तो लिवर कैंसर जो कि हेपेटाइटिस बी से होता है, तो हेपेटाइटिस बी के लिए आपके पास टीका है और बहुत ही इफेक्टिव है। हाँ, हेपेटाइटिस सी के साथ टीका नहीं, क्योंकि उसकी जेनेटिक उसमें जो म्यूटेशंस होते हैं बहुत तेज़ी से उसके स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इतनी सारी वो प्रॉब्लम है माइक्रोबायोलॉजिकली, इसलिए उसका टीका बन नहीं पा रहा है। हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत सालों से है और बहुत ही इफेक्टिव है, और इसको अब तो सभी बच्चों को लगभग लगने भी लगा है। भले हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम में ना हो, लेकिन सभी लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि बच्चों को हेपेटाइटिस बी के टीका लगा रहे हैं। और सर हेपेटाइटिस बी कहते हैं कि ये अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से होता है, क्या यह भी एड्स का ही प्रकार है, कह सकते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी केवल अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ये तीनों वायरस ब्लड से फैलते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति का जो इन्फेक्टेड है उसका ब्लड या ब्लड से कुछ और सीक्रेशंस दूसरे व्यक्ति में जाए, जैसे ब्लड है, माँ से बच्चे में है, पति पत्नी में आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि अब इन्फेक्टेड सिरिंज है, इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, सर्जरी के समय आपने इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर लिया, तो जहाँ भी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड, सीमेन, इस टाइप की चीज़ें जब जाएंगे दूसरे में तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों का इन्फेक्शन का तरीका है वो सेम है, केवल अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं, माँ से बच्चे में, ब्लड की वजह से, नीडल्स की वजह से। आप जो टैटू लोग कराते हैं बाजार में बैठ के नीडल से गोदवाते हैं जी, और अगर वो नीडल स्टेराइल नहीं है, साफ नहीं है, एक व्यक्ति की जिसको हो चुका है, आपने उसने कर दिया, उसी से दूसरे को कर दिया, तो उससे फैलता है।
कान प्रिक कराते हैं, तो कहीं भी यहाँ भी आपकी स्किन की, त्वचा की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई और दूसरे का सीक्रेशन या ब्लड इसमें लगा हो जाता है। लेकिन ये खाने पीने से, साथ रहने से, बातचीत करने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से या एक बर्तन में खाना खाने से ये नहीं फैलता। अच्छा, ये संक्रमित खान पान से नहीं होगा? नहीं होता है। बी और सी नहीं होते। दूसरे हेपेटाइटिस वायरस जिन्हें ए और ई कहते हैं, उनका रूट एकदम अलग है। वो खान पान से फैलते हैं, गंदे पानी से, खाने से, पीने से। जो आप सड़क पर जूस पीते हैं, बड़ा गन्ने का रस पीते हैं जॉन्डिस के लिए, वो उन सब से, तो उसे कहते हैं फीको ओरल रूट, मतलब जहाँ गंदगी आपके मुंह से जा रही है आपके शरीर में, उससे फैलते हैं ए और ई। और ब्लड बॉर्न है हेपेटाइटिस बी, सी और HIV। अच्छा सर, हेपेटाइटिस बी का उम्र बढ़ने से भी कोई संबंध है? उम्र बढ़ने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि दूसरा है। अगर न्यूबॉर्न या बच्चे में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको लक्षण नहीं आते। अच्छा। लेकिन सबको क्रॉनिसिटी हो जाती है, अधिकतर को। अगर यही इन्फेक्शन आपको युवावस्था में हो या बड़ी उम्र में हो तो अधिकतर में एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण आ जाते हैं, और जो उसकी वजह से और उसके बाद वायरस क्लियर भी हो जाता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज होने की संभावना कम होती है। तो किस एज में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इस आपकी इम्यूनिटी कितनी है, इससे ये निर्धारित होता है कि आपके अंदर वायरस क्लियर होगा या वायरस हमेशा के लिए बना रहेगा, जिसे हम क्रॉनिसिटी कहते हैं। सर, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए कि जैसे आपने अभी बताया कि ये वायरस जनित बीमारी है, तो मतलब किसी के संपर्क में आने से ये नहीं फैलेगा? हाँ, ये वायरस है, लेकिन ये संपर्क में आने का मतलब खाने पीने से नहीं फैलेगा, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, साथ रहने से नहीं फैलेगा, जब तक कि इतना क्लोज कांटेक्ट ना हो कि उसका ब्लड आपके ब्लड, दो के ब्लड आपस में मिल सकते हैं, तभी होगा। जैसे पति ब्लड पत्नी मिक्सिंग की वजह से। जी। और सर, आपने मुझे, मेरे दर्शकों को बता दीजिए, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के कैसे होता है? हाँ जी। दरअसल देखिए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। एक तो पहली बात है, मान लीजिए बहुत ही इफेक्टिव टीका है। अगर आपने टीका लगा दिया तो 98 to 99% चांसेस हैं कि आप इससे प्रोटेक्शन हो जाता है। बच्चों में सभी को लगना है और लगता है। एडल्ट में जब भी आप टीका लगाएं तो उससे पहले एक सावधानी जरूर बरत लें कि आप टीका लगवाने से पहले अपने अंदर पता कर लें कि हेपेटाइटिस बी है कि नहीं। होता क्या है कि आपके अंदर में ऑलरेडी वायरस होता है, आपको लगता है मैं स्वस्थ हूँ, मेरे वायरस तो होगा, जो टीका लगवा लेते हैं। एक तरह की फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, हालांकि आपके अंदर वायरस है, आपने टीका लगा लिया। तो एडल्ट में जब भी टीका लगवाएं तो उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव में टीका लग गया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं। नंबर 1। 3 टीके लगते हैं, 2 तरह के टीकाकरण के शेड्यूल हैं, एक रैपिड और एक रूटीन। रूटीन में जैसे आज लगा, तो आज से 1 महीने बाद, फिर आज से 6 महीने, जिसे कहते हैं 016। जो रैपिड वैक्सीनेशन की बात जब हम करते हैं तो उन लोगों में करते हैं जैसे कि घर में किसी को हो गया, पति पत्नी में से किसी एक को हो गया, उसके साथी को टीका लगाना है, बच्चों को टीका लगाना है, तब हम चाहते हैं कि टीकाकरण रैपिडली हो। तो हम 012 मतलब 1 महीने पे, फिर उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, 2 महीने के अंदर में हम 3 टीके लगा देते हैं, इसे रैपिडली प्रोटेक्ट होता है। लेकिन इसमें फिर एक चौथा टीका साल भर में जरूर लगना चाहिए। तो हमारे पास 2 शेड्यूल हैं, 016 और एक शेड्यूल है 1, 2, 3, 12। और यहाँ तक बूस्टर की बात है, बूस्टर की जरूरत नहीं होती, केवल हाई रिस्क ग्रुप में, जैसे थैलेसीमिया है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या डॉक्टर्स हैं जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनको बूस्टर लग सकता है। बट अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन के लिए बूस्टर की जरूरत नहीं होती। सर, जैसे अगर किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे हेपेटाइटिस बी है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक तो पहली बात, उसे कैसे महसूस होता है, ये तो अजीब सी बात है। इस पे महसूस होने पे ना जाएं, लेकिन आपको कुछ भी शक है कि आप जानना चाहते हैं तो बिना टेस्ट किए वो नहीं कर सकते। टेस्ट में पहला टेस्ट होता है जिसे हेपेटाइटिस बी का ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं, HBsAg, जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और बहुत आसानी से लगभग हर लैब में उपलब्ध है। बहुत महंगा भी नहीं, 200-400 रुपये के बीच में अवेलेबल हो जाता है। आप ये टेस्ट करा लें, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या HBsAg।
ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आपको शक है या आपकी क्यूरियोसिटी है या आप जानना चाहते हैं तो इस टेस्ट को कराइए। इसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो क्या क्या टेस्ट होते हैं, वो बहुत ही बैटरी टेस्ट हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। जी। और सर अगर जैसे किसी को पास्ट में हेपेटाइटिस बी होता है तो क्या इसके आगे भी होने, फिर से उत्पन्न होने के खतरे हैं, और मतलब इसके बारे में बताइए सर। देखिए, बात है आप पूछना चाहते हैं किसी को हेपेटाइटिस बी है, हाँ, तो इस क्या आने वाली जनरेशन को भी इसका खतरा है? अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी एक बार हुआ, जैसे मैंने कहा, अगर उसको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ और एक्यूट हेपेटाइटिस हुई तो 95% चांस है कि उसको वायरस क्लियर हो जाएगा, उसको जिंदगी भर नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन वो अवस्था होती है जिसमें कि फीवर, जॉन्डिस ये सब आते हैं। उन व्यक्तियों में जिनमें हेपेटाइटिस बी हुआ और कोई लक्षण नहीं आया एक्यूट फेज में, तो क्रॉनिक फेज में चले गए, उनको वायरस परमानेंट रहता है, वो क्लियर नहीं होता नेचुरली। उनमें केवल ट्रीटमेंट से क्लियर होता है, और ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है, 5 से 10 साल का ज़्यादा भी। वो ट्रीटमेंट से वायरस क्लियर हो जाता है, नंबर 2। अब बात है कि आगे वाली जनरेशन के लिए क्या है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने साथी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो अपने साथी को आप टीका लगवाइए, वैक्सीनेट कीजिए, कि बहुत इससे वैक्सीनेशन है, इफेक्टिव वैक्सीनेशन के बाद आपका साथी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाता है। इफ सर अगर किसी ने टीका नहीं लगवाया है और वो इससे ग्रसित हो जाता है हेपेटाइटिस बी से, तो क्या उसके बचने की संभावना नहीं है? क्यों नहीं बचने की संभावना, क्यों मरेगा भाई? नहीं, मतलब ये बहुत ही भ्रांति है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो लोगों को उसको इतना डरा देते हैं, उसके मन में ऐसा फैल जाता है कि ऐसे नहीं तो एक डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये अफवाह है। फिर मैं एकदम बहुत मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, एक तो फेज है कि एक्यूट फेज हो गया जिसमें कि फीवर, जॉन्डिस से सब आया, तो उसमें 95% चांस है कि वायरस खत्म हो जाएगा। 100 लोगों का हेपेटाइटिस बी एक्यूट है, बिना ट्रीटमेंट के 95 लोग ठीक हो जाएंगे, केवल 5% में वो या तो कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्रॉनिक फेज हो जाएगा। नंबर 1, क्रॉनिक फेज में चला गया मतलब 6 महीने से ज्यादा उसमें वायरस है। इसमें से भी केवल 1/4 हैं जिनको कि सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डिजीज होगी। तब आप देखिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोग जाएंगे, और जिनको भी अगर आप क्रॉनिक फेज में चले गए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप उनको सिरोसिस में जाने से रोक सकते हैं। अगर सिरोसिस भी हो गई, उस समय ट्रीटमेंट देके बीमारी को आप बहुत हद तक साइलेंट कर सकते हैं, और उसके बाद भी कुछ बचा तो आपके पास ट्रांसप्लांट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके मतलब आपने उसकी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। नहीं सर, बेहतर तरीका इससे बचने का? बेहतर तरीका बचने का सबसे पहला तो है टीकाकरण। इससे अच्छा टीकाकरण नहीं है, बहुत इफेक्टिव है, सारे बच्चों को लगना चाहिए, जो हाई रिस्क है उनको लगना चाहिए। हाई रिस्क का मतलब थैलेसीमिया के लोग हैं, जिन्हें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनको बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। आपके घर में कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, आप हाई रिस्क हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी सभी लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज और लिवर सेल कैंसर से बचाता है। तो टीकाकरण सबसे इफेक्टिव तरीका है। और अगर कहीं दुर्भाग्य से आपके साथी को अगर है तो आप, और दूसरी चीज़, आपको सेफ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करनी है। आपको सेफ ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक से, आप हर जगह से ब्लड ना लें जी। आप एक स्टेराइल सिरिंज का उपयोग करें, सड़क पर बैठकर टैटू और ये सब ना लगवाएं, कहीं बैठ के कान ना छिदवाएं, ठीक है? इन वजहों से भी हो जाता है। तो आप कहीं भी आप इस चीज़ें शार्प चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंश्योर करें कि वो स्टेराइल है। ब्लड जो आप ले रहे हैं वो इंश्योर करें किसी एक अच्छे ब्लड बैंक से स्क्रीन ब्लड मिल रहा है आपको। सर्जरी जहाँ भी कराएं तो ऐसी जगह पर सर्जरी कराएं जहाँ पर कि आपको पता हो कि ओटी अच्छी होगी, स्टेराइल चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो आप बच जाएंगे। और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें अगर आपके में। और माताओं के लिए क्या होना चाहूँगा, अगर महिलाएं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को पैदा कर सकती है, उसका बच्चा भी सेफ होगा, उसको वायरस नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड उस सही समय पर बच्चे को टीका लगवा दे। और दवाइयाँ भी हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो दी जाती हैं जिससे कि ट्रांसमिशन मदर से बच्चे में ना हो।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है हेपेटाइटिस बी में आज के ज़माने में जिसमें आप ये कह दें कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया हेपेटाइटिस बी तो उसका जीवन का अंत हो गया, वो अपना फैमिली लाइफ नहीं कर सकता, माँ अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को अपने बच्चे को अगर हेपेटाइटिस बी खुद पॉजिटिव है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। ये भी नहीं है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो वो नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आप सही सलाह लें और सही जगह पे आप उसको पालन करें। सर एक सवाल कोरोना से संबंधित कि सर कोरोना जो है उसको वैश्विक बीमारी के लिस्ट से हटा दिया गया है, तो क्या अभी भी इससे खतरा है या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, वैश्विक बीमारी को इसलिए हटा दिया है कि जो उसको महामारी की तरीके से जैसे डेथ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब उतनी नहीं है जी। तो सावधानी तो अब जैसे आप ये जस्ट लाइक एनी इन्फ्लुएंजा, आप इन्फ्लुएंजा में जाते हैं, खांसी जुकाम से बचने की कोशिश तो करते हैं। आप ये तो नहीं करते ना किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो जाकर उसके गले लग जाएंगे, उससे कहेंगे ठीक है तुम्हारा रुमाल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमको बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए। तो आपको एक जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो सौभाग्य से उतनी खतरनाक नहीं रह गया, उतना तेजी से फैल नहीं रहा, उससे उतनी मॉर्टेलिटी नहीं हो रही, उसका स्प्रेड भी कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए हर एक बीमारी के लिए। और सर मैंने आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे हैं हेपेटाइटिस बी और सी से संबंधित, कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया हो जो मैं ना पूछ पाई हूँ तो आप हमारे दर्शकों को कुछ उस पर बता दें। नहीं, मुझे तो लगता है आपने सब कुछ पूछ लिया। एक पब्लिक की तरीके से जो पब्लिक की भ्रांतियाँ वो आ जाएँ। मैं केवल यही कहना चाहूँगा सबको कि हेपेटाइटिस बी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला काम तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मुझे जिसको मैं फेस करता हूँ, अधिकतर अगर किसी व्यक्ति को पॉजिटिव निकल आता है, जब उससे कहा जाता है अपने घर वालों को भी चेक करा लो, अधिकतर लोग नहीं कराते। पता नहीं क्यों नहीं कराते, क्या उन्हें लगता है कि जैसे मैंने पॉजिटिव आ गया मैं अपने ट्रीटमेंट करूँ, अपने घर वालों की सुरक्षा ना करूँ। ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया है तो उसके ब्लड रिलेटिव, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों को हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर उनके घर में कोई पॉजिटिव है वो पकड़ में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सके, और अगर नेगेटिव हैं तो उनको टीकाकरण हो सके। अधिकतर गलती लोग करते हैं कि हम देखते हैं अपनी क्लिनिक में कि हम उनको कहते हैं अपने घर वालों को टेस्ट करा के लाओ, वो टेस्ट कराते हैं, देखते हैं सब नेगेटिव, वो अपने रिपोर्ट रख के बैठ जाते हैं जी। साल 2 साल बाद फिर आते हैं, हमने कहा क्या हुआ रिपोर्ट, साहब सब नेगेटिव थे, सब ठीक थे। ठीक थे क्या मतलब? अगर नेगेटिव है तभी तो उनको बचाना है, उनको टीका लगना है। लोग इस चीज को नहीं समझते कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव है और आप पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ठीक है, नेगेटिव का मतलब उसके पास अब अपॉर्चुनिटी है, उसके पास मौका है बचने का, तो आप तुरंत टीका लगवाइए। नेगेटिव रिपोर्ट को बस बंद करके नहीं रखना है। ये मैं जरूर सबसे कहूँगा कि अगर घर में किसी को पॉजिटिव है और बाकी लोगों को टेस्ट जरूर कराएं, और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर या तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और अगर दुर्भाग्य से कोई दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसका इलाज करें। इलाज संभव है इसका? इलाज बहुत संभव है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबको इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जिसको पड़ती है वो ठीक भी हो जाता है। आप बचा भी सकते हैं अपने साथी को, अपने बच्चों को। आप एक हेल्दी फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं। घबराइए नहीं, बशर्ते आप सही जगह पे अपने डॉक्टर से सलाह लें। हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर आलोक मिश्रा ने हमें हेपेटाइटिस बी और सी से संबंधित काफ़ी कुछ बताया, कैसे फैलता है, इससे उपाय क्या है, इस विषय पर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो आगे भी आपको ऐसे ही चिकित्सकों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमटी टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी।